30 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से कर दी गई है। डीआईजी कुंभ ने बताया कि महाकुंभ में भारी भीड़ होने के दबाव के चलते 60 लोग घायल हो गए। हादसा बैरिकेड्स टूटने और वहां सो रहे लोगों को कुचलने की वजह से हुआ है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। महाकुंभ में संगम तट पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं, जिनका कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे पर डीआईजी कुंभ और मेला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ हुई थी। डीआईजी कुंभ ने बताया कि 30 मृतकों में से 25 की पहचान कर ली गई है। इसमें 4 लोग कर्नाटक के और एक श्रद्धालु गुजरात का रहने वाला था। बाकी 5 लोगों की पहचान की जा रही है। हादसे में घायल हुए लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ हादसे को लेकर अपनी संवेदना जताई है। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही संतों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो जहां है वहीं पास के घाट पर स्नान करें, शिविर से बाहर ना निकले, अपनी और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें, अफवाहों से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में हुए हादसे की खबर को पहले समझाते हैं। दरअसल संगम क्षेत्र का आकार निश्चित होता है और एक ही जगह पर श्रद्धालु जुटना चाहते हैं। करोड़ों श्रद्धालु एक साथ स्नान करना चाहते हैं। एक ही जगह जाने की जिद में हादसे होते हैं। धक्का मुक्की से भगदड़ मच जाती है और लोगों की जान तक चली जाती है। अब आप ये समझिए कि हादसा क्यों हुआ। तो महाकुंभ क्षेत्र में अभी 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। मौनी अमावस्या को लेकर बीती रात से ही लोग स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की बनाई बैरिकेडिंग को लोगों ने तोड़ा है और बैरिकेडिंग के पास जो लोग पहले से सो रहे थे उसके ऊपर से ये सभी गुजरने लगे। इसी हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग हादसे में जख्मी हो गए हैं। कुंभ क्षेत्र प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हादसे की पुष्टि की है। पुलिस की तरफ से भी यही बताया गया है। अब प्रशासन की चुनौती को आप समझिए। देखिए, इतनी बड़ी भीड़ हो जाती है तो भीड़ को कंट्रोल करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। श्रद्धालुओं के साथ साधु संतों का हुजूम भी मौके पर मौजूद था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो क्राउड मैनेजमेंट करने की अलग से कोशिश भी होती है कि जो भीड़ यहाँ पहुंची है उसे नियंत्रित किया जाए। बैरिकेडिंग कर लोगों को एक ही रास्ते से जाने से रोका जाता है, क्योंकि एक जगह पर जो भीड़ है वो काफी ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए बैरिकेड्स कर दिए जाते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग लाइनों में जाएं और सुरक्षित जाएं। लोगों ने क्या किया, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिससे कि हादसा हो गया। वहां पर पहले से जो श्रद्धालु मौजूद थे वो सभी श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हो तो फिर वो आस्था की डुबकी लगाएं, लेकिन उससे पहले ये भगदड़ मच जाती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। महाकुंभ मेले में भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। सीएम योगी ने कहा कि घटना मर्माहत करने वाली है। सीएम ने सभी पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई। सीएम योगी ने कहा कि वे रात्रि से ही प्रशासन, मेला प्राधिकरण, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के संपर्क में है। जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसे वहां पर तैनात जल्द से जल्द किया गया है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो आज देखिए, महाकुंभ में हादसा जरूर हुआ, लेकिन हादसे के बावजूद मौनी अमावस्या के शुभ संयोग पर प्रयागराज के संगम की रेती में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। करोड़ों में आंकड़ा श्रद्धालुओं का बताया जाता है।
बुधवार तड़के से ही श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए लगातार पहुंचते रहे, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। पूरा संगम जय घोष से गूंज रहा है। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर प्रयागराज में करोड़ों भक्त अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मौनी अमावस्या पर 144 साल बाद विशेष योग जो बना है, महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए करोड़ों लोग संगम के तट पर जुटे हैं। प्रयागराज का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। श्रद्धालु पूरी तरह अध्यात्म के रंग में रंगे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान और उत्साह चरम पर है। श्रद्धालुओं में बड़े क्या बुजुर्ग क्या, यहाँ तक छोटे बच्चे भी पहुँचे हैं जो बेहद ही उत्साहित हैं। उन्हें भी महाकुंभ का प्रताप देखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधाएं दी है सरकार ने। हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सर आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। नहाने में भी सुबह सुबह हम लोग नहाए, उस समय कुछ जगह खाली ही बने हुए। हाँ, तब से वही सर कैसा लगा? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से है मैम आप? काटामांझी उड़ीसा। उड़ीसा से आए। कैसा लगा आपको? अच्छा बहुत बढ़िया। श्रद्धालुओं को अमृत स्नान में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए संगम में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। संगम नगरी में हो रहे महाकुंभ की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। भक्ति की शक्ति देख दुनिया भी हैरान है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि के लिए देश ही नहीं विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप कुंभ के सफल आयोजन को समझिए। महाकुंभ के 17 दिन में अब तक करीब 27 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम की रेती में श्रद्धालुओं का तो जन सैलाब उमड़ पड़ा था। बुधवार को एक दिन में ही अब तक करीब 7 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। अमृत स्नान के लिए लगातार श्रद्धालुओं का तांता यहां पहुंच रहा है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मेले को अब आप समझिए। 13 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत हुई है। महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी तक मेले का आयोजन होगा। इस दौरान 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। 17 दिन में ही 27 करोड़ श्रद्धालु अब तक संगम नगरी पहुंच चुके हैं और इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड बना है। ये दुनिया के सबसे बड़े श्रद्धालुओं के आयोजन का गवाह बनेगा। सफल आयोजन के मायने अब आप समझिए। महाकुंभ के आयोजन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन काफी अहम होते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। शौचालय बनाना और पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। करोड़ों लोगों के लिए टेंट सिटी का निर्माण भी कराया जाता है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम यहाँ किए जाते हैं। वीवीआईपी रहने और कल्पवास की अलग से व्यवस्था की जाती है। श्रद्धालुओं को संगम स्थल तक पहुंचाना पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बड़ी मुस्तैदी के साथ इस सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा जा रहा है और संगम नगरी में अभी भी सुचारू रूप से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बात बिहार की सियासत की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ये बात तब है जब जेडीयू की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि निशांत राजनीति में आने वाले नहीं है। पर आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि यदि निशांत सियासत करना चाहे भी तो इसे बीजेपी नहीं करने देगी। सवाल है कि परिवारवाद के आरोपों से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे को लेकर विपक्ष को सियासत क्यों सूझ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले। परिवारवाद से दूर रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बीते कुछ दिनों से विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि निशांत यदि सियासत में कदम रखें या समाज सेवा करें तो बीजेपी ये होने नहीं देगी। एक बार फिर सुनिए आरजेडी नेता क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले हैं।
तो अगर अपने पिता के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कोई पुत्र आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? मंगलवार को ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा था कि नीतीश ही जेडीयू के एकमात्र नेता हैं। आरजेडी के आरोप पर अगले दिन यानी बुधवार को भी नीरज ने कहा, विपक्ष के लोग बेमतलब की सियासत कर रहे हैं। न इस संबंध में जनता दलियों के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी की कोई भावना आई है, न जिनके शामिल होने की बात कही जा रही है वह आ रहा है कि 2025 से 30 जो नीतीश कुमार जी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता निर्वाचित करने वाली है, उससे बहुत लोगों को राजनीतिक अपच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद समाजवादी मूल्यों की राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। और कोई यह दावा करे, 40 साल हमारा भी संबंध है, कि करीबी है मुख्यमंत्री जी के, ये तो भ्रम है। जेडीयू की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि निशांत की सियासत में एंट्री नहीं होने जा रही, पर आरजेडी या दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता निशांत पर लगातार सियासत कर रहे हैं। ये बात तब है जब नीतीश कुमार ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने बेटे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। नीतीश पर परिवारवाद का आरोप भी कभी नहीं लगा, जबकि विपक्ष है कि उन्हें नीतीश के बेटे में भी सियासत नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निशांत पर खबर क्या है, आप सबसे पहले इसे समझिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी आरजेडी के नेता कहते हैं कि निशांत सियासत में तो आना चाहते हैं, निशांत को सियासत में नहीं आने देने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। निशांत को लेकर जेडीयू ने स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। नीतीश कुमार ही जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, यह स्पष्ट जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार निशांत को लेकर सियासत गरमा रहा है। निशांत कौन है, अब आप इसे समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे 49 साल के निशांत कुमार हैं। बेहद शांत और सरल स्वभाव के निशांत कुमार बताए जाते हैं। निशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और निशांत गैजेट्स के शौकीन भी हैं। कभी भी निशांत कुमार ने राजनीति में आने की बात अपने मुंह से कभी नहीं कही। और परिवारवाद पर नीतीश कुमार के स्टैंड को आप समझ लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। बेटा निशांत 49 साल का है, चाहते तो पहले भी सियासत में उसे ला सकते थे। नीतीश अपने विरोधियों पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलते रहे हैं और अपने विरोधी लालू प्रसाद पर फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगाते रहे हैं। जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि निशांत पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, पर विपक्ष के नेता आए दिन निशांत को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते 26 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह दावा किया है कि अभी और खुलासे होने बाकी हैं, कई फाइलें खुलनी अभी बाकी है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा को कोई भाव नहीं देता है। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है। ये अज्ञानी व्यक्ति है, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते। महागठबंधन सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के बाद सियासत थम नहीं रही है। मंगलवार को तेजस्वी यादव पर 26 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने फिर आरजेडी पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक ही खुलासे से आरजेडी में बेचैनी है, अभी तो कई खुलासे होने बाकी हैं। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है और कई ऐसे मामले उजागर होंगे। और मैं बता दूं कि इस तरह के लूट की प्रवृत्ति कतई बिहार में नहीं होगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
वहीं डिप्टी सीएम के आरोप पर तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को पराजय सिन्हा बताते हुए कहा कि उन्हें कोई भाव नहीं देता है। तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी विजय सिन्हा को 2 नंबर वाला डिप्टी सीएम बता दिया। ये वही पराजय सिन्हा है ना। पराजय सिन्हा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 200 राउंड गोली चलती है तो ये मामूली घटना है। ये अज्ञानी व्यक्ति, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान, तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। चुनावी साल में तेजस्वी पर डिप्टी सीएम के आरोप पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। तेजस्वी पर सड़क बनाने वाली कंपनी को अवैध तरीके से 26 करोड़ से ज्यादा भुगतान किए जाने के आरोप के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर क्या है अब आप इसे समझिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते हुए, यानी कि जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त तेजस्वी यादव पथ निर्माण के मंत्री थे, तब 26 करोड़ का घोटाला हुआ था। यह आरोप उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगाया है। मंगलवार को ही विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए थे। बुधवार को भी विजय सिन्हा ने बयान दिया, कहा कि अभी तो फाइलें खुलनी बहुत सारी बाकी हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस पर पलटवार किया। विजय सिन्हा को कोई भाव नहीं देता है, तेजस्वी यादव ने ये कह दिया। तेजस्वी यादव के बीच वार पलटवार पर सियासत भी अब काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ से अब बयान दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर आरोप क्या है अब आप उसको समझ लीजिए। सड़क निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर घपले का आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर लगाए हैं, जिसमें 3 सड़क की बात कही जा रही है, यानी कि 3 सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी को 26 करोड़ से ज्यादा पेमेंट करने का आरोप तेजस्वी यादव पर है। ये सड़क है गया पथ प्रमंडल के तहत 3 सड़कों का निर्माण कराया था। 19.18 किलोमीटर बाजीरगंज तपोवन पथ, 17.5 किलोमीटर की जमुआ सेवतर पथ और 21.3 किलोमीटर की लंबे भिंडस चमंडी पथ के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। घोटाले को लेकर पहले से गर्म हो गई है सियासत। अब आप ये समझिए, महागठबंधन की सरकार से अलग होने के बाद से घोटाले पर वार पलटवार जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि सभी फाइलें खोली जाएंगी। मौजूदा सरकार के ठीक 1 साल पूरे होते ही घपले घोटाले की फाइल खोली जाने लगी है। आरोप सीधे तेजस्वी यादव के मंत्री रहते उनके विभाग पर लगाया जा रहा है और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गरमाई हुई है। बिहार में इसी महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इसी साल जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगभग नवंबर या दिसंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। तो आरजेडी के शासनकाल में घपले घोटाले का मुद्दा उठाकर एनडीए नेता निशाना साधना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।